दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 431 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,930 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसी सीरीज में मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यानी पूरा इतिहास, पूरा संविधान, पूरा विश्व का भूगोल और अब अंतिम में दोस्तों पूरा भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूं। अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक एक विषय तैयार हो जाएगा। मैं कह रहा हूं चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ा हो, ऑफलाइन पढ़ा हो या सेल्फ स्टडी किया हो, तीनों ही केस में आपने चैप्टर तो पढ़ा होगा ना। तो चैप्टर का सवाल जवाब करने में क्या दिक्कत है? आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कैसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है ये भारत के प्रमुख उद्योगों से संबंधित है, जिसमें हम लौह इस्पात कारखानों और फैक्ट्रियों के बारे में पढ़ेंगे, एल्युमिनियम के कारखानों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो सीमेंट कारखाना था वहां से जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा में, उन सब पर दोस्तों एक दृष्टि डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान देंगे हमने बहुत सारे स्पेशल बैच बना रखे हैं दोस्तों। आप चाहें तो इन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हर बैच में डेमो क्लास दिया गया है। ऑनलाइन कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म दोस्तों आपको डेमो नहीं देता सिवाय स्टडी 91 के, क्योंकि स्टडी 91 इसलिए डेमो देता है, वो जानता है कि आप गुणवत्ता देखकर क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और बाकियों में दम नहीं है। तो खैर दम है या नहीं है उस पर मैं ज़्यादा जो है कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। आपको पसंद आता है हमारा स्टाइल पढ़ाने का और लगता है कि आप हमारे साथ जो है सफलता के दरवाजे तक पहुँच सकते हैं, तो बेशक आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक सवालों को पढ़ेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। ध्यान ये भी रखेंगे कि आज हमारा 431 नंबर का लेक्चर है और 12,930 सवाल जो है ये हमारे तैयार होने वाले हैं। ठीक है, मायने रखता दोस्तों एक क्लास में 12,930 सवाल। ठीक सुनिए, पहला सवाल दे रहा है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग का स्थानीयकरण का सिद्धांत दोस्तों, स्थानीयकरण ये किस सिद्धांत का पालन करता है? देखिए लौह इस्पात उद्योग जो है ना ये भारी उद्योग की श्रेणी में आता है और भारी उद्योग के लिए जरूरी है कि कच्चा माल उसके निकट हो, क्योंकि अगर कच्चा माल दूर होगा दोस्तों आवागमन में बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है भाई, अगर भारी उद्योग है तो कच्चा माल भी हल्का तो होगा नहीं, वो भी भारी होगा। ठीक है, तो दोस्तों जरूरी क्या है कि कच्चा माल जो हो निकट हो, बाजार निकट हो। तो कुल मिलाजुला के हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। न्यूनतम परिवहन लागत ये डिपेंड करता दोस्तों इन सभी चीजों पर। तो इसके लिए जरूरी क्या दोस्तों? न्यूनतम परिवहन लागत। ठीक है, और न्यूनतम परिवहन लागत जो दोस्तों ये दो केस में देखा जाता है। दोनों केस में आप कच्चे माल के केस में भी देखेंगे। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि कच्चा माल बहुत दूर से आए और ऐसा ना हो कि कच्चा माल के चक्कर में बाजार दूर हो जाए। ठीक है, बाजार की निकटता। ठीक है, बाजार की निकटता, इन दोनों चीजों को देखते हुए ये परिवहन लागत दोस्तों न्यूनतम की जाती है कि फैक्ट्री कहां लगाई जाए, कहां फायदेमंद होगा। ठीक है, जहां से कच्चा माल हमें आसानी से मिल जाए, हमारे निकट कोई बड़ा बाजार हो कि हम सप्लाई दे पाएं, तब तो जानो कि आपकी फैक्ट्री चल पाएगी। नहीं तो अगर कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा तो आप प्रतियोगिता के इस बाजार में टिके ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि स्थानीयकरण का सिद्धांत यह न्यूनतम परिवहन लागत पर निर्भर करता है या इसी संबंधित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे बढ़िए। कह रहा लौह अयस्क क्षेत्रों में स्थित लौह इस्पात संयंत्र दोस्तों कौन सा है? ठीक है, कह रहा है ऐसी फैक्ट्रियां, लौह इस्पात संयंत्र मतलब क्या दोस्तों? ये सीधे सीधे फैक्ट्री की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये जो लौह इस्पात कारखाना है, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री या फिर ये जो कारखाना है ये कहां स्थित है दोस्तों? यह लौह अयस्क क्षेत्रों में, यानी सीधे सीधे कच्चे माल की निकटता। ठीक है, कच्चे माल की निकटता, यह मतलब ऐसे क्षेत्र में फैक्ट्री लगा दिए जहां पर आसानी से इन्हें कच्चा माल मिल जाए। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे ऐसे संयंत्र कौन है? तो एक दो संयंत्र नहीं, 4-5 संयंत्र है जो एकदम निकट हैं। जैसे दोस्तों मैं ऐसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, जैसे नंबर 1 पे लिखिएगा भिलाई। ठीक है, भिलाई जो संयंत्र दोस्तों ये कहां पर स्थित है? याद रखेंगे यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई संयंत्र, अच्छा पता भी होना चाहिए ना, पता चला मैं लिख के निकल दिया और बच्चों को ये नहीं पता कि सर भिलाई है कहां पर, तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में। इसी तरह से राउरकेला वाला जो संयंत्र है यह आपके उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है? यह आपके उड़ीसा में स्थित है। यह भी दोस्तों नजदीक है, इसी तरह से सेलम कहां पड़ता है दोस्तों? सेलम जो है आपके तमिलनाडु में पड़ता है।
यह भी दोस्तों नजदीक है। सेलम भी दोस्तों, सेलम जो फैक्ट्री लगी हुई है ये वहीं से दोस्तों क्या कच्चा माल भी कलेक्ट कर लेती है सेलम, ठीक है। भद्रावती जो दोस्तों महाराष्ट्र में है उसका नाम लिख लीजिएगा भद्रावती, ठीक है। भद्रावती, भद्रावती जो प्लांट लगा हुआ दोस्तों ये कहां पे लगा हुआ है, यह महाराष्ट्र में लगा हुआ प्लांट है, ठीक है। भद्रावती प्लांट यह महाराष्ट्र में लगा हुआ, कितना हुआ भैया, ठीक है। राउर भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, सेलम हो गया, भद्रावती हो गया, और एक और लिख लीजिए कर्नाटक वाला विजयनगर का प्लांट, ठीक है। तो कर्नाटक में क्या है दोस्तों, विजयनगर प्लांट है, विजयनगर प्लांट, ठीक है, विजयनगर प्लांट। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है, यह कर्नाटक में स्थित है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फैक्ट्री ही जो दोस्तों ये जहां पर लौह इस्पात की अधिकता है, जहां से खनन किया जाता है वहीं पर सीधे फैक्ट्री लग गया है, तो इनके लिए दोस्तों कच्चे माल की निकटता बहुत है। इसी तरह से थोड़ा लीक से हटके आपको सवाल दे रहा हूं। अगला सवाल है मेरा कि कोयला क्षेत्रों में स्थित लौह इस्पात संयंत्र यानी फैक्ट्री या कारखाना जो है दोस्तों यह कोयला क्षेत्र के निकट हो गया। क्यों दोस्तों, इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाने के लिए कोयले की जरूरत तो पड़ेगी, बिना कोयला के लोहा कैसे पिघलेगा और कैसे आप उसे आकार देंगे, तो कोयला की जरूरत है। तो कोयला वाले क्षेत्रों में जो जो फैक्ट्रियां लगी हैं वो कौन सी दोस्तों, तो जरा नोट कीजिएगा यहां पर एक फैक्ट्री दोस्तों पश्चिम बंगाल में लगी हुई है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में कुल 4 फैक्ट्रियां हैं, ऐसे नोट कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में कितनी फैक्ट्री है, 4 फैक्ट्रियां हैं। एक तो दोस्तों दुर्गापुर में स्थित है, एक दोस्तों बर्नपुर में स्थित है, बर्नपुर में स्थित है, एक दोस्तों कुल्टी में स्थित है, ठीक है। कुल्टी नाम सुना होगा, जी हाँ, नहीं सुना क्या, कुल्टी में दोस्तों ये बताऊंगा, कुल्टी का इतिहास अलग ही है, ठीक है। और एक हीरापुर में, ठीक है, एक जो है अंतिम में हीरापुर। ये 4 की चारों फैक्ट्रियां दोस्तों एक साथ पश्चिम बंगाल में हैं और कोयला क्षेत्रों में स्थित दोस्तों ये फैक्ट्रियां हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर झारखंड का नाम लेंगे, झारखंड का नाम लेंगे तो झारखंड में बोकारो जो फैक्ट्री है दोस्तों, बोकारो वाली जो फैक्ट्री है यह भी तो बोकारो में कोयला भी है और वहीं पे दोस्तों लौह इस्पात कारखाना भी है, तो दोनों काम चल जा रहा है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, कर कोयला और लौह अयस्क क्षेत्रों के मध्य में स्थित कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं दोस्तों, कुछ फैक्ट्री ऐसी हैं जो इन दोनों के बीच में स्थित हो गई। किसके किसके, करा जहां से उनको लोहे लौह अयस्क की भी आपूर्ति हो जाए और कोयला भी मिल जाए, ठीक है। क्या क्या मिल जाए, उनको लौह अयस्क की आपूर्ति हो जाए। लौह अयस्क की जरूरत क्यों है दोस्तों, कच्चे माल के रूप में, ठीक है। लौह अयस्क की जरूरत कच्चे माल के रूप में है और कोयला की जरूरत इसको पिघलाने के लिए है, फैक्ट्री को चलने के लिए कोयला चाहिए। तो ये कौन सा है दोस्तों, ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है जमशेदपुर में। कहां पर दोस्तों, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। यहीं पे तो टाटा ने अपनी फैक्ट्री डाल रखी है। तो जमशेदपुर में टाटा वाली जो फैक्ट्री है ये कोयला और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों के ठीक बीच में स्थित है, इसलिए दोस्तों इसका माल और भी अच्छा होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। क्यों दोस्तों, वहीं से बस सीधा क्या कर देंगे, माल एक्सपोर्ट कर देंगे। तटीय क्षेत्र मतलब क्या हो गया दोस्तों, एकदम जहां से बंदरगाह नजदीक हो, ठीक है, बंदरगाह के नजदीक। क्यों दोस्तों, तुरंत क्या कर देंगे, यहीं से माल को एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर देंगे, या कहीं भी दोस्तों उनको देश के अंदर भी भेजना होगा तो ट्रांसपोर्टेशन यहां बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों 2 फैक्ट्रियों का नाम याद रखेंगे। एक तो दोस्तों विशाखापट्टनम का नाम याद रखेंगे, विशाखापट्टनम का नाम। और विशाखापट्टनम कहां दोस्तों, तो यह स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और एक का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, उसका नाम है गोपालपुर, ये आपके उड़ीसा में है। मुझे पता है आप गोपालपुर का नाम नहीं सुने हैं। गोपालपुर जो है दोस्तों ये आपके उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और यहां पर तटीय क्षेत्र में स्थित यह एक लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि बताइए भारत में पहली बार लोहे का सफल उत्पादन कब किया गया, कब किया गया, कहां किया गया, वो सब कुछ दोस्तों आपको बताना होगा। तो भारत में लोहे का उत्पादन पहली बार दोस्तों कब किया गया था, तो 1874 में, ठीक है, 1874 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना किया गया था। किसका, बंगाल आयरन
आयरन वर्क्स, ठीक है, वर्क्स की स्थापना किया गया था, ठीक है, और इसी से दोस्तों पहली बार लोहे का सफल उत्पादन किया गया, ठीक है। और इसको याद रखेंगे कहां पर यह स्थापना कहां पर हुआ दोस्तों, तो याद रखेंगे स्थापना हुआ कुल्टी में। और कुल्टी कहां पड़ता है दोस्तों, कुल्टी स्थित है आसनसोल पश्चिम बंगाल, ठीक है, आसनसोल, आसनसोल पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में यह स्थित है, इसे आप याद रखेंगे कुल्टी। वहीं पर दोस्तों यह बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना किया गया था 1874 में, पहली बार लोहे का उत्पादन दोस्तों इसी फैक्ट्री से किया गया है, यह आप याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि बताइए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टी फार हो गया टाटा, आई फार हो गया आयरन, और एंड तो है ही है, और स्टील और कंपनी, ठीक है, तो इसी को नाम दे दिया गया दोस्तों टिस्को। क्या नाम दे दिया गया, टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों टिस्को। सवाल आता है कि बताइए जो टिस्को है ये कहां पे स्थापित किया गया। टाटा वाली फैक्ट्री दोस्तों जानते हैं जमशेदपुर में, लेकिन जगह नहीं पता होगा, जगह का नाम है साकची, साकची के अंतर्गत आता है जमशेदपुर, जमशेदपुर, ठीक है, और जमशेदपुर कहां है दोस्तों, ये आपके झारखंड में, कहां पर है, झारखंड में। 1907 में दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था, ये आप याद रखेंगे। तिथि पूछेंगे तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि तिथि किसको याद करने की जरूरत है, ठीक है, 1907 में स्थापित हुआ, इसको याद रखेंगे। किसने स्थापित किया, आप बार बार जमशेद जी टाटा बोलते हैं, लेकिन वहां दोराबजी टाटा आपको याद रखना है। किसका नाम याद रखना है, दोराबजी टाटा, किसका नाम, दोराबजी टाटा ने दोस्तों इस फैक्ट्री को बनाया था, ये आप याद रखेंगे टिस्को। 1907 में टिस्को ने भी दोस्तों क्या किया, स्थापना हुआ और फिर उसने उत्पादन अपना आरंभ किया। इसी तरह एक कंपनी है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, आई फॉर इंडियन, आई फॉर आयरन एंड स्टील कंपनी। तो नाम क्या पड़ गया दोस्तों, नाम पड़ गया इसको। सवाल आता है टिस्को अगर जमशेदपुर में है तो इसको कहां पर स्थित है, इसको दोस्तों स्थित है बर्नपुर में, इसको कहां स्थित है, बर्नपुर में। और पीछे भी आपने पढ़ा था कि बर्नपुर कहां है दोस्तों, बर्नपुर स्थित है पश्चिम बंगाल में, यही पढ़ा था ना, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी और दुर्गापुर, ये सब दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित हैं, तो इसे याद रखेंगे। कब इसकी स्थापना हुआ, तो बाद में हुआ, इसकी स्थापना हुआ 1918 में, ठीक है, 1918 में इसको की स्थापना हुआ है, जबकि 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ था। और उसके पहले 1874 में ही किसकी, बंगाल में जो है पहली बार लोहे का उत्पादन शुरू कर दिया गया था। अंग्रेजों का जमाना था उस समय, 1874 बहुत पहले की बात है भाई। 1875 में जाके बंबई में आर्य समाज की स्थापना होता, दयानंद सरस्वती, उसके भी एक साल पहले सोचिए लोहे का उत्पादन शुरू हो गया था। ऐसे आप इसे याद रखिए, जोड़ जोड़ के पढ़िए, ठीक है। करा विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया में वी हो गया, आई फॉर आयरन हो गया, एंड हो गया स्टील कंपनी, ठीक है, तो नाम हो गया VISL, ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इस तरह से नाम हो जाता है। पहले के पूर्व नाम इसी का था मैसूर आयरन वर्क्स, ठीक है, इसी का नाम क्या था, इसी का नाम था मैसूर आयरन वर्क्स के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है, ठीक है, ये कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है। भद्रावती एक जगह है, भद्रावती एक जगह है, और भद्रावती जगह जो है दोस्तों ये आपके कर्नाटक में है, ठीक है, तो ये कर्नाटक में दोस्तों स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में सर विश्वेश्वरैया द्वारा ही किया गया था, ठीक है, 1923 में, ठीक है, मोचगुंडम विश्वेश्वरैया पूरा नाम था इनका, मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया द्वारा दोस्तों स्थापना इसकी किया गया है, ठीक है। उन्हीं के नाम पर एक कंपनी का नाम भी पड़ा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा सेल, ठीक है, सेल बोले तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ
इंडिया लिमिटेड। आप कहेंगे सर कभी अंग्रेजी में रहते हैं कभी हिंदी में चले जाते हैं, ठीक है, आपको पढ़ने से मतलब, मैं सोचता हूं शॉर्टकट कहां मिल जाए। करा सेल की सहायक कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आपने इसको कहा था, ठीक है। तो ये जो इसको दोस्तों, इसको कब सेल के साथ जोड़ दिया गया, इसका कब विलय कर दिया गया, ऐसा सवाल पूछ रहा है। विलय, तो इसका विलय हुआ 16 फरवरी 2006 को। कब विलय हुआ दोस्तों? 16 फरवरी 2006 को दोस्तों क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। और जो सेल था दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना पहले हो गया था, 1973 में सेल की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि सेल की स्थापना कब हुआ, तब क्या बताएंगे दोस्तों? 1973 में सेल की स्थापना हुई थी। इसे अपने दिमाग में रखेंगे आप सभी। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, अच्छा कब चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो अब बताइए पहले 56 से लेकर ना 51 से लेकर के 56 तक दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना चली है। और आगे 56 से लेकर 5 साल फिर जोड़ दीजिए तो 56 से लेकर 61 हो जाएगा। तो 1956 से लेकर के 61 के मध्य दोस्तों ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली है। कह रहा है इस पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से थे? तो कुल 3 लौह इस्पात संयंत्र दोस्तों स्थापित किए गए। नंबर 1 पर लिखेगा राउरकेला की स्थापना हुई, ठीक। नंबर 2 पर लिखिएगा भिलाई की स्थापना हुई, ठीक है, सुनिएगा। और तीनों दोस्तों 3 अलग अलग देशों के सहयोग से बने थे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरा रखेगा दोस्तों दुर्गापुर की स्थापना हुई, ठीक है। अब सवाल अलग अलग ये पूछता है कि बताइए राउरकेला जो था इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुआ और कहां हुआ, ऐसे सवाल देता है, ठीक है। क्या पूछता है दोस्तों कि राउरकेला इस्पात संयंत्र यह किस देश की सहायता से बना है? तो ये जो राउरकेला है दोस्तों, राउरकेला पहले याद रखिए है कहां पर। राउरकेला जो संयंत्र है यह उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? यह उड़ीसा में स्थित है। अब अगला सवाल किस देश की सहयोग से बना दोस्तों? ठीक है, सहयोगी देश ऐसे लिखिए, सहयोगी देश, ठीक है। सहयोगी देश कौन था दोस्तों? तो सहयोगी देश था जर्मनी के सहयोग से दोस्तों स्थापित हुआ। और कब स्थापित किया गया? तो 1959 में। ये तीनों की ही स्थापना दोस्तों 1959 में हुआ है। चाहे आप राउरकेला की बात कर लीजिए, भिलाई की बात कर लीजिए, दुर्गापुर की बात कर लीजिए, ठीक है, ये एक ही साथ बने हैं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सवाल दे दिया है जो भिलाई संयंत्र है ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो भिलाई का लोकेशन है छत्तीसगढ़। भिलाई का लोकेशन कहां है दोस्तों? यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल सहयोगी देश कौन सा है? ठीक है, सहयोगी देश कौन सा है? सहयोगी देश है सोवियत संघ रूस, ठीक है, सोवियत संघ रूस, ठीक है, सोवियत संघ रूस है, ठीक है। और स्थापना दोस्तों कब हुआ? स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1959 में, ठीक है, 1959 में ही यह स्थापित हुआ था। सोवियत संघ रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुआ था। इसी तरह अगला सवाल दे सकता है कि जो दुर्गापुर वाला संयंत्र है यह कहां पर स्थित है दोस्तों? तो दुर्गापुर वाला संयंत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहां स्थित है? यह स्थित है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसमें दोस्तों सहयोगी देश कौन सा है? ठीक है, इसमें सहयोगी देश कौन सा है? तो इसमें सहयोगी देश है ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों स्थापित हुआ, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो स्थापना मैंने बताया ना, तीनों की स्थापना 1959 में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही समझाया ना कि आपने चाहे ऑनलाइन तैयारी किया, चाहे ऑफलाइन पढ़ा, चाहे खुद से पढ़ा, लेकिन आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंतर खाली इतना है कि परीक्षा में 3 गलत ऑप्शन भी दिया होगा जो मैं आपको नहीं दे रहा हूं। सही उत्तर तो मैं आपको ओवरऑल बता ही रहा हूं ना, और आपको सही उत्तर पता होना चाहिए। सही उत्तर में ऑप्शन लेके क्या करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा। सही उत्तर में आपको ऑप्शन की क्या ही आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिए। करा बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना यह किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो जो बोकारो था दोस्तों यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों क्या किया गया? इसकी स्थापना किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये बोकारो इस्पात संयंत्र बना। बोकारो कहां स्थित है? आपके झारखंड में स्थित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब चली? तो दूसरी वाली 61 में समाप्त हुई थी, तो 61 से शुरू होगा,
66 तक चला है। और स्थान दोस्तों कहां पर दोस्तों ये योजना लाई गई थी दोस्तों? इस योजना के तहत जो बोकारो था, तो बोकारो वाला जो प्लांट लगा है ये आपके झारखंड में लगा है। बोकारो वाला प्लांट जो लगा है ये आपके झारखंड में लगा है। तो इस तरह से दोस्तों आप तथ्यों को याद रखेंगे और समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इतनी बातें और याद रखेंगे दोस्तों। अब तक मैं आपको 5 बड़े विषय पढ़ा के समाप्त कर दिए। छठे नंबर पे हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, जो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल दे दूं आपको। देखिए, अगर आप शुरू से इसी लेक्चर में, जैसे आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 431 नंबर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल देता हूं। 1 नंबर से 45 नंबर जो आप पढ़ेंगे ना, तो आप पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने सवाल हैं चैप्टर वाइज आप दोस्तों पढ़ पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों जब आप 46 नंबर से 91 नंबर तक पढ़ेंगे तो मिडावल हिस्ट्री पढ़ लेंगे। जब आप 92 नंबर से 150 नंबर तक पढ़ेंगे तो मॉडर्न पढ़ लेंगे। जब 151 से 230 तक पढ़ लेंगे तो आपका संविधान खत्म हो जाएगा। पूरा संविधान, एक एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया हूं। सवाल जवाब आपको करना है, हमने तो पढ़ा दिया। कई बार आप बैठ के इंतजार करते हैं हाथ पे हाथ, नितिन सर की क्लास नहीं आ रही है। अरे भाई, जो नितिन सर ने पढ़ा दिया उसको तो पढ़ लो आप। क्लास का इंतजार, नई क्लास क्या करोगे हमेशा लेकर? मैं अपना 100% देकर दोस्तों ये क्लास बना रहा हूं। अगर मैं दोबारा ही क्लास बनाऊंगा तो क्या इससे बेहतर हो जाएगा? मैं तो अपना 100% देकर बना रहा हूं। आपको कहीं कमी लगे? जितने सवाल अभी आपने पढ़ा, क्या आपको कहीं कमी नजर आया कि किसी भी सवाल में कम जो ब्रीफ किया गया हो? आपके काम के अनुसार मैं उतना ब्रीफिंग कर देता हूं जितना जरूरी होता है, जितना आपके समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों जब आगे और आप पढ़ेंगे 231 नंबर से लेकर के 330 नंबर तक मैंने विश्व का भूगोल आपको पढ़ाया है और पूरे 100 लेक्चर में। और 331 से दोस्तों 431 पे अब हम आ चुके हैं, यानी आज हमारा 101 नंबर का लेक्चर है और हम लोग अभी कवर कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। समाप्त नहीं हुआ तो जबरदस्ती मुझे समाप्त करने की आदत भी नहीं है। मैं तो चैप्टर दर चैप्टर बढ़ता चलता हूं, सवाल मिलते जाते हैं, मैं आपको पढ़ाते चलता हूं। मैं नहीं देखता हूं कि कितने में समाप्त करना है। अरे कितने में क्या, बच्चों को पढ़ाना है, जहां तक मिलेगा सवाल कराते चलेंगे। ठीक है, और यही करते करते तो 12,930 सवाल आज हमारा पूरा हो जाएगा। तो इतने में हम लोग 12,000 सवाल मायने रखता है भाई जीएस का। आप तो 100, 200, 400, 500 कहां, कौन सी दुनिया में आप खोए हो? 10,000 का रिकॉर्ड में तोड़ चुका हूं और आगे बढ़ रहा हूं। अगर अभी नहीं ज्वाइन किए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कब 15,000 सवाल पढ़ा दूंगा, कब 20,000 सवाल पढ़ा दूंगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। और इतना सवाल पढ़ाने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत पेशेंस चाहिए। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक, आइए मुद्दे की बात करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्टेनलेस स्टील, ठीक है, बड़ा क्रेज रहता है घर और में ना। घर में अगर कहीं पे कुछ बनाना है सीढ़ियों पे लगाने के लिए तो स्टेनलेस स्टील हम हमेशा ढूंढते हैं कि स्टेनलेस स्टील में यूज किसका, इसमें किसका होता है? दो चीजों का होता है प्रयोग में, 2 चीजों का यूज होता है। एक क्रोमियम का यूज किया जाता है और दूसरा दोस्तों निकिल का यूज किया जाता है। किसका किसका? क्रोमियम और निकिल का उपयोग दोस्तों इस मामले में किया जाता है, यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। एकदम दिमाग में डाल दीजिए इसको, बढ़िया सवाल है, बार बार परीक्षा में आता रहता है। कर भारत जो है ये विश्व में कच्चे इस्पात के उत्पादन में किस स्थान पे है? तो पहले स्थान पे याद रखेगा चीन है, दूसरे स्थान पे याद रखेगा भारत है और तीसरे स्थान पे याद रखेगा जापान है। ठीक है, जापान है। हाल ही में दोस्तों जापान को भारत ने पीछे भी किया है। एक चीज और याद रखेगा, अगर ही कच्चे इस्पात की जगह आपसे पूछ दे स्पंज आयरन, क्या दे दे? स्पंज आयरन दे दे, तो स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का जो है दोस्तों पहला स्थान है। ठीक है, भारत जो है दोस्तों यह फर्स्ट रैंक पे आता है केवल स्पंज उत्पादन। ध्यान दीजिएगा परीक्षा में, स्पंज मतलब मुलायम इस्पात। ठीक है, स्पंज आयरन, ठीक है, इसके उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। बाकी कच्चे इस्पात में तो दूसरा स्थान है और चीन को अभी पीछे किया भी नहीं जा सकता है, संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो ये काफी दिन तक यही रहने वाला है। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इस्पात कारखाना, ठीक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का है, यह कब स्थापित किया गया? इस सवाल पे अगर आपने गूगल किया तो आप फंसेंगे। क्यों? गूगल कुछ और जवाब देगा, मैं आपको कुछ और समझाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों 1923 में ले जाकर, ठीक है,
1923 में भद्रावती जो आपको पीछे मैंने पढ़ाया कर्नाटक, ठीक है, भद्रावती कर्नाटक में जो विश्वेश्वरैया जी के नाम पर दोस्तों लगाया गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, कौन सा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो दोस्तों ये पहला था। लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला जो उपक्रम है, ठीक है, उसमें मिलेगा राउरकेला का नाम। किसका मिलेगा, राउरकेला, ठीक है, राउरकेला। और आप भली भांति जानते दोस्तों राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में हुआ था। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का है जरूर, लेकिन पहला बोलना है ठीक नहीं। आप करके देख लो गूगल, ज्यादातर आपको यही वाला जवाब मिलेगा, ये गूगल वाला जवाब है, ठीक है। तो ये गूगल बाबा का जवाब है दोस्तों, यह गूगल बाबा का यह जवाब है। लेकिन हैरान मत होइए, ये अंतर क्या है, ये था और ये है, ठीक है, बस यही अंतर है, ठीक है, था और है वाला अंतर है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, पुराना वाला लोग भूल गए हैं, वर्तमान में वही है, जब नए यार मिलते हैं पुराने भूल जाते हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, इसको अपने दिमाग में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है, सेल की स्थापना दोस्तों कब किया गया था, तो मैं पहले ही बताया था, सेल की स्थापना 1973 में हुआ था। और आगे चल के दोस्तों ये जो सेल थी यह 16 फरवरी 2006 को इस सेल में विलय कर दिया गया था। सेल में विलय किसका दोस्तों विलय कर दिया गया था, इसको का, ठीक है, इसको का दोस्तों विलय कर दिया गया था। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड का दोस्तों विलय कर दिया गया था 16 फरवरी 2006 को इसका विलय हो गया था। यह भी आप याद रखेंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए, करा तेलंगाना में एक जगह है, उस जगह का नाम है कोठागुडेम, ठीक है, कोठागुडेम नामक दोस्तों स्थान है तेलंगाना में। करा यह यहां पर किस प्रकार के आयरन बनाने का सार्वजनिक कारखाना लगाया गया, ठीक है। ये कोठागुडेम में दोस्तों किस तरह का कारखाना बनाया गया, तो यहां स्पंज आयरन बनाया जाता है, जिसके उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ठीक है। ये जो स्पंज आयरन है, ठीक है, जिसे बहुत ही मुलायम वाले आयरन की केस में रखा जाता है, इसमें भारत का स्थान भी दोस्तों क्या है, फर्स्ट रैंक है इंडिया का, ठीक है। इसके उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह पहला स्थान है स्पंज आयरन में। और ये स्पंज आयरन तेलंगाना में बनता है, तेलंगाना में कोठागुडम नामक जगह है, वहां पे बनता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, स्पंज आयरन। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। करा दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है जिसने पारादीप में क्या किया है, एक इस्पात संयंत्र लगाने के लिए दोस्तों फैसला लिया है। उस कंपनी का नाम है पास्को, ठीक है। यह कंपनी कहां की है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है पास्को, ठीक है, पास्को, ठीक है। उसने दोस्तों क्या किया है, पास्को स्टील कंपनी जो दोस्तों इसने एक संयंत्र लगा रहा है पारादीप में। और पारादीप दोस्तों कहां पर स्थित है, पारादीप आपके उड़ीसा में स्थित है। और इसके लिए दोस्तों उड़ीसा सरकार ने इसके साथ एक अनुबंध भी किया है। हाल ही में जिंदल स्टील जो है दोस्तों इसके साथ जुड़कर दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़िए। करा भारत में पहला एल्युमिनियम संयंत्र या फैक्ट्री जो एल्युमिनियम कारखाना था दोस्तों भारत कब में पहला, वो कहां लगा था। जैसे पीछे आपने इस्पात कारखाना पढ़ा था, पीछे आपने इस्पात संयंत्र पढ़ा था, इस्पात संयंत्र। और ये मैंने बताया था दोस्तों कि 1874 में कुल्टी में स्थापित किया गया था। कुल्टी जो था दोस्तों ये आसनसोल में स्थित था। आसनसोल जो था दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में स्थित था। ये तथ्य आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो दोस्तों इस्पात संयंत्र को लेकर जवाब था आपका। अभी जो सवाल आपको दिया जा रहा है दोस्तों, यह पूछा जा रहा पहला एल्युमिनियम कारखाना। तो पहला एल्युमिनियम कारखाना जो दोस्तों यह जेके नगर में स्थापित किया गया। कहां पर दोस्तों, यह जेके नगर में। अब बच्चे को पता नहीं सर जेके नगर कहां है, यह भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, यह भी पश्चिम बंगाल में है। लेकिन स्थापना बाद में हुआ है 1937 में दोस्तों यह स्थापित किया गया है जेके नगर में, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। किताब में पढ़ेंगे, गूगल करेंगे तो आपको आंकड़ा चेंज मिलता है, आपको आंकड़ा मिलता है मूरी वर्क्स, ठीक है। जब गूगल करेंगे तो आपको एक जवाब मिलेगा मूरी वर्क्स, ठीक है, मूरी वर्क्स, ठीक है, नाम का मिलेगा 1948 में मिलेगा। और ये मिलता आपके झारखंड में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ झारखंड वाला पहले बना है या जेके नगर वाला पहले बना है। भैया इसकी स्थापना 1937 में हुआ
तो थोड़ा मेहनत से ढूंढेंगे तब मिलेगा, ठीक है। तो इसको लोग भूल जाते हैं। और ये मूरी वाला जो झारखंड में दोस्तों, इसको लोग दे दे, जो झारखंड में जगह का नाम है पूरी, मूरी, उसी के नाम पर मूरी वर्क्स स्थापित हुआ था, लेकिन ये 1948 में हुआ था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके परीक्षा में क्या ऑप्शन आता है। ज्यादातर एग्जाम में मैंने मूरी ही ऑप्शन देखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप जेके नगर भी याद रखिए, क्या पता किसी परीक्षा में जेके नगर टपक पड़े। हाँ, तो जानिए दोनों को, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों बताते चल रहा हूं, जहां जहां परीक्षा में लग रहा है कि नहीं दोनों चीजें आ सकती हैं, वो दोनों बता दे रहा हूं। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी दोस्तों कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र की, देखिए सार्वजनिक मतलब जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। एक होता है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनी सीधे सीधे, जिसमें शेयर ज्यादातर गवर्नमेंट का हो। प्राइवेट सेक्टर यानी किसी निजी कंपनी के हाथों में जिसका स्वामित्व हो, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र की पहली एल्युमिनियम कंपनी दोस्तों कौन सी है, ये बताना है। तो इसका नाम था भारत एल्युमिनियम, ठीक है। बाल्को नाम था, बाल्को, ठीक है। बाल्को बुलाते थे, बाल्को का फुल फॉर्म था दोस्तों भारत, ठीक है। तो बी फॉर हो गया भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आप याद रखेंगे, एल माने एल्युमिनियम हो जाता, कंपनी लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम। लिख दूं क्या यहां पे? चलिए लिख ही लीजिए, भारत एल्युमिनियम, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये था दोस्तों बाल्को आपका। और आपसे सवाल, चलिए बाल्को तो हो गया, लेकिन बाल्को की स्थापना कब हुई दोस्तों, ये जरूरी, और कहां हुआ है? तो बाल्को स्थापित हुआ था 1965 में, और यह स्थापित हुआ था कोरबा में। और कोरबा कहां है दोस्तों? कोरबा है आपके छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। सब कुछ पता होना चाहिए ना, बाल्को, स्थापना, स्थान, राज्य। भाई क्या पता कल कोई पूछ दे कि बाल्को कहां स्थित है, बाल्को ने अपनी फैक्ट्री कहां लगा रखी है, तो पता होना चाहिए ना कि ये कोरबा में लगा रखे हैं। या सवाल आ गया बाल्को की स्थापना कब हुई, तो 1965 पता होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा बात दोस्तों आप जानिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला सवाल दे रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी बाल्को में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसकी हिस्सेदारी बची है सिर्फ 49%। क्यों सर? 51% का शेयर कहां चला गया? 51% का शेयर चला गया वेदांता ग्रुप के पास। किसके पास? वेदांता ग्रुप के पास। इसकी हिस्सेदारी ज्यादा है और भारत सरकार की हिस्सेदारी कम है। ध्यान दीजिएगा, उल्टा केस हो गया है। भारत सरकार की हिस्सेदारी कम हो गई है और वेदांता ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ गई है। समय समय भारत सरकार जो अपने शेयर बेच रही है ना, बेच बेच के यही कर रही है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम एकीकृत संयंत्र दोस्तों कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा एल्युमिनियम एकीकृत प्लांट दोस्तों कौन सा है? तो नाम है उसका नालको, ठीक है। इसका नाम क्या है? नालको, ठीक है। अब बाल्को से आ गए नालको पे, ठीक है। नालको, अब ये नालको क्या है दोस्तों? नालको का है नेशनल एल्युमिनियम, ठीक है। नालको में क्या हो जाता है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है नालको को। सवाल ये आता है नालको कहां स्थित है, कब इसकी स्थापना हुआ? तो नालको की स्थापना हुआ दोस्तों 1981 में। कब हुआ दोस्तों? नालको जो स्थापित हुआ 1981 में स्थापित हुआ है, ये आप याद रखेंगे। और इसके पहले बाल्को जो था वो 65 में था। भारत में संगठित रूप से सीमेंट का पहला कारखाना दोस्तों ये कहां पर लगाया गया था, ठीक है। सीमेंट का पहला कारखाना संगठित रूप से दोस्तों कहां लगा था? अब देखिए दो चीजें आती है, लगा तो 1904 में ही था, ठीक है, 1904 में। और ये कारखाना दोस्तों मद्रास में लगाया गया था, ठीक है। अब इस मद्रास को दोस्तों चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों चेन्नई का पुराना नाम ही दोस्तों मद्रास था, तो इसे आप याद रखेंगे। स्थित कहां है दोस्तों? तो तमिलनाडु बताएगा, ठीक है। चेन्नई या मद्रास क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तमिलनाडु हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 1904 में लगा था, ये आप याद रखेगा। इसी तरह 1904 में ही एक सीमेंट कारखाना और स्थापित हुआ था, वो पोरबंदर में स्थापित हुआ था, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। पोरबंदर गुजरात में एक सीमेंट कारखाना इसी साल बनाया गया था। सीमेंट कारखाना बनाया गया था। हालांकि इस कारखाने से जो उत्पादन शुरू किया गया वो उत्पादन 1911-12 के दौरान शुरू किया गया, ठीक है। लेकिन कारखाना की स्थापना 1904 में हुई थी, सेम ईयर, ये भी याद रखेंगे। और पहली बार दोस्तों सीमेंट का आविष्कार कब किया गया था, ठीक है। सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? सीमेंट का आविष्कार, ठीक है।
तो पोर्टलैंड सीमेंट दोस्तों पहला सीमेंट था, इसकी खोज हुआ था इंग्लैंड में 1824 में, ठीक है। 1824 में इंग्लैंड में कौन सा सीमेंट था दोस्तों? पोर्टलैंड, ठीक है, पोर्टलैंड। और यही पोर्टलैंड जो कंपनी दोस्तों ये भारत में आई थी और ये तमिलनाडु में दोस्तों जो अपनी फैक्ट्री लगाई है ये उसी से संबंधित है। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, सब याद रखेंगे, ठीक। ये फैक्ट्री सेम ईयर का है, जिस साल ये संयंत्र बना उसी साल एक कारखाना लगा, लेकिन उत्पादन नहीं शुरू हुआ, उत्पादन बाद में शुरू हुआ। कारखाना तो 1904 में लग गया था, आप चेक कर लीजिएगा। गूगल करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं, आपसे ज्यादा मैं खुद गूगल करता हूं, आपको करने की आवश्यकता क्या है। आगे देखिए, करा भारत में पहली बार किस प्रकार के कच्चे माल से सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। इवन मैं आपको बता दूं ये जो मद्रास कारखाना था जिसकी स्थापना 1904 में हुआ था, ठीक है, ये पता है कच्चे माल के रूप में किसका यूज करते थे? एक कच्चे माल के रूप में समुद्री सीपियों का यूज करते थे, ठीक है, समुद्री सीपियों द्वारा दोस्तों, सीपियों द्वारा। सर क्या समुद्री सीपियों द्वारा भी सीमेंट बनाया जाता है? जी हां, बनता है सीमेंट। पहला कारखाना भारत में उसी से संबंधित तो था। लोग पढ़ लेते हैं, अब इतनी छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं देते हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि आपने चाहे जैसे तैयारी किया, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, आपके लिए इतना शानदार सेशन और कहीं मिलने वाला नहीं है। आप आइए तो सही, देखिए तो सही एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के तौर पर किस किस चीजों का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो कच्चे माल के तौर पे बहुत कुछ यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज तो दोस्तों जिप्सम का करते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है, जिप्सम का करते हैं। अच्छा, जो सबसे ज्यादा उपयोग है, कच्चे माल का पूछ रहा है भाई। सीमेंट जैसे लोहा या लौह इस्पात बनाने के लिए हमको कच्चा माल चाहिए था, तो हमको खादान से मिल जाता। उसी तरह सीमेंट बनाने के लिए हमको कच्चा माल चाहिए, तो इसमें जिप्सम जरूरी होता है कच्चे माल में। कच्चे माल के रूप में दोस्तों चूना पत्थर जरूरी होता है। कच्चे माल के रूप में दोस्तों मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। और कई बार मिट्टी का एक अलग रूप आपको पूछता है, चिकनी मिट्टी। तो अगर वो दिया हो एग्जाम में या ऑप्शन में तो दोस्तों उसका भी ध्यान देंगे। मिट्टी में कौन सी मिट्टी दोस्तों? तो मिट्टी में चिकनी मिट्टी आप याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल दोस्तों ज्यादा होता है। बाकी कहीं कहीं पे कोयला भी मिल जाता है, कोयला, ठीक है, कहीं कहीं पे सीपी वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है, इत्यादि कर दीजिए। ये सब दोस्तों इसके लिए कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है, तभी तो ये सीमेंट बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के विकास का क्या कारण है? मध्य प्रदेश में दोस्तों सीमेंट उद्योग क्यों विकसित हुआ? अरे भाई, सीमेंट उद्योग के लिए क्या चाहिए? कच्चे माल की निकटता, कच्चे माल की निकटता। तो दोस्तों वहां क्या है, मध्य प्रदेश में निकटता रही होगी, वहां कच्चा माल की आपूर्ति आसानी से हो रहा होगा, ठीक है। क्यों दोस्तों? आप जानते हैं मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का भंडार बहुत ज्यादा है, ठीक है। किसका? चूना पत्थर का, ठीक है, चूना पत्थर का भंडार दोस्तों ज्यादा है। और चूना पत्थर से ही दोस्तों उसको पीस पीस के सीमेंट बना देना है, तो हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थिर होने का कारण, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि हाल ही के वर्षों में चूना पत्थर के अलावा किस प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग सीमेंट उद्योग में दोस्तों अब किया जा रहा है? तो बहुत चीजों का, मैंने आपसे कहा ना, समुद्री जीवों, लिखिएगा, समुद्री जीवों के कवच का प्रयोग किया जा रहा है। समुद्री जीवों का जो कवच होता है, खोखला, ठीक है, जिसके अंदर वो रहते हैं, उसका होता है। या रासायनिक उर्वरकों के अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं दोस्तों उसका भी यूज कर लिया जाता है सीमेंट बनाने में। या फिर हमने पीछे पढ़ लिया समुद्री सीपियों का यूज भी कर लेते हैं। या फिर लौह इस्पात उद्योग जो है, लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त क्या मिलता है? लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त जो अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, जो बचे खुचे आइटम होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उनका भी प्रयोग कच्चे माल के तौर पर इस सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल हो गया, ठीक। तो यह आपके लिए मुझे लगता है 30 हो गया होगा, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों ये सवालों का सिलसिला समाप्त होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम चैप्टर दर चैप्टर आपको सवाल देते जाएंगे। आप खाली सवाल का जवाब दीजिए, नहीं दे पा रहे जवाब तो कम से कम सुने रहेंगे तो परीक्षा के लिए प्रिपेयर रहेंगे। और एक चीज और याद दिला दूं आपको, ये जो क्लास आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पेड कोर्स का 10% है यार,
10-20% है ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी बातें जब आप पेड कोर्स में आएंगे ना, वहाँ हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आपको किताबों में, क्लास में कतई नहीं मिलेगा। कई बार बच्चा हमसे कहता है कि सर आप हमको शुरू में मिल गए होते हैं। अरे शुरू में छोड़ो, जब से मिल गए तभी से यूज करो। आपको भरोसा नहीं होगा, आप एक बार ट्रेलर देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री। हमारे एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, स्टडी 91 ऑफिशियल, उसमें मेरी फोटो लगी होगी, डाउनलोड कर लो। उसके अंदर पेड कोर्स का सेक्शन होगा, कंटेंट के सेक्शन पे आके मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो मिलेगा आपको। वो डेमो देखो, मैंने ज़्यादा नहीं, वहाँ 4-6 डेमो दे रखा है, आप एक बार पढ़ो डेमो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वाकई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर को कितने आसान भाषा में, कितने अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, सर के साथ जुड़ने में फायदा है। और अब तो कोर्स के प्राइस इतने कम हो गए दोस्तों, उतने पैसे में गांव में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता, जान लीजिए, इतना सस्ता हो गया। ठीक है, इतना सस्ता दोस्तों कोर्स की प्राइस है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। अब शिक्षा का व्यवसायीकरण जरूर हो रहा है, लेकिन हम जिस तरह से शिक्षा और कंटेंट क्वालिटी दे रहे हैं और जितने कम प्राइस पे दोस्तों आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अपने आप में मायने रखता है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो यहीं से पढ़ के दोस्तों सिलेक्शन ले लेगा, और ले भी लेता है। ठीक है, तो आप एक बार जुड़िए हमारे साथ, तैयारी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। हमने एक नया जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें संपूर्ण सामान्य अध्ययन की क्लास है। ये जो आप 431 लेक्चर देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी क्लास दोस्तों आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी अलग अलग विषय वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।